अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर तक पढ़ लिया है और ऑर्डर और इसके अलावा यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट भी पढ़ लिया है। अब हम शुरू कर रहे हैं मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। और मॉलिक्यूलैरिटी होता है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड टू ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी होता है कि एक केमिकल रिएक्शन कराने के लिए कितनी स्पीशीज़, कितनी रिएक्टेंट चाहिए, उसे हम मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए कितने रिएक्टेंट्स चाहिए एक एलिमेंट्री रिएक्शन में, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप वाली में कितने रिएक्टेंट्स चाहिए, उसे हम मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल अगर आप देखें तो NH4NO2 गिव्स N2 + H2O। इसमें जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ है वो 1 है, एक ही है। तो ये है यूनिमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 1 है, यूनिमॉलिक्यूलर है ये रिएक्शन, ठीक है। आप अगली रिएक्शन अगर आप देखेंगे 2HI गिव्स H2 + I2। इधर है तो HI बट क्योंकि 2 है तो ये बाई मॉलिक्यूलर हो गया है, 2 है, मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 2 है, बाई मॉलिक्यूलर। और अगर तीसरी रिएक्शन देखें तो इसमें लिखा है 2NO + O2 गिव्स 2NO2। तो यहाँ पे 2 तो NO है और 1 O है, तो मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 3 हो गई है, ठीक है। एक बात ध्यान रखने की ये है कि कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस में 3 से ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो है, मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 से ज़्यादा जब रिएक्टेंट्स होते हैं इसका मतलब वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही होती है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन तो एलिमेंट्री होती है, बहुत सारी सिंगल स्टेप की सीक्वेंस को मिला के एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक चीज़ ध्यान रखने की है, मान लेते हैं 3 स्टेप्स हैं, तो उसका जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उस स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फास्टेस्ट स्टेप रेट को डिटरमाइन नहीं करता, स्लोएस्ट स्टेप जो है, मान लेते 3 स्टेप की रिएक्शन है 1 2 3 और सेकंड वाला जो है वो स्लोएस्ट है, तीनों में सबसे धीरे ये चल रहा है, तो ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इसको ज़्यादा कुछ आता नहीं बट आप लोगों को फिर भी पता होना चाहिए कि रेट डिटरमाइनिंग कौन सा स्टेप होता है। स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन मेरा खास करके, अगर आप किसी से पूछोगे कि भैया क्या क्वेश्चन सबसे मेन देते हैं चैप्टर नंबर 4 में, तो मेरा तो सबसे मेन क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। अब ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस जो है वो बहुत बार आता है और वेरी कॉमन क्वेश्चन है हमारे बोर्ड्स के तौर पे भी, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देख लेते हैं डिफरेंस क्या है दोनों का, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर। मॉलिक्यूलैरिटी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, वो आपका मॉलिक्यूलैरिटी होता है। ऑर्डर होता है सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होती हैं उनकी जो पावर का सम जो है वो ऑर्डर होता है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, पिछली वीडियो देख सकते हो और उसमें पता चलेगा आपको कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, आप लोग कोई भी रिएक्शन देख के मॉलिक्यूलैरिटी निकाल सकते हैं उसकी, पर जो ऑर्डर है वो एक आप लोगों को मैंने बताया था एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। ये आप डायरेक्टली नहीं बता सकते रिएक्शन देख के, ये आपको एक्सपेरिमेंट करके ही बताना पड़ता है। मॉलिक्यूलैरिटी डिराइव करते हैं फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। एक मैकेनिज्म है, रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, कैसे हो रही है, उससे मॉलिक्यूलैरिटी पता चल जाएगी। ऑर्डर आप रेट लॉ अगर आपके पास है तो उससे पावर ऐड करोगे, निकाल दोगे, सॉल्व हो जाएगा। मॉलिक्यूलैरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती और कुछ फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है 1/2 2/3 ऐसा कुछ हो सकती है। पर जो ऑर्डर है वो जीरो भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। मॉलिक्यूलैरिटी होल नंबर हो सकती है, जीरो और फ्रैक्शन नहीं हो सकती। ये जीरो भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। और लास्ट है, मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस में होती है। एलिमेंट्री रिएक्शंस मतलब वो रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेप में चल रही हैं, इससे ज़्यादा स्टेप में नहीं जा रही हैं। पर ऑर्डर जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी होती है और एलिमेंट्री में भी होती है। ऑर्डर के लिए आपको कोई रिएक्शन का टाइप देखने की ज़रूरत नहीं है, वेयरएज मॉलिक्यूलैरिटी के लिए आप लोगों को रिएक्शन का टाइप देखने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन एलिमेंट्री है तो आप मॉलिक्यूलैरिटी निकाल पाओगे, कॉम्प्लेक्स है तो आप मॉलिक्यूलैरिटी नहीं निकाल पाओगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब हम अलग अलग इंटीग्रेटेड इक्वेशंस कर रहे हैं, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2 करेंगे मेनली। और सबसे पहले ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है आप लोगों को पता ही है, वो रिएक्शन जिसमें जो ऑर्डर होता है वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब रिएक्शन जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है
कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, नॉर्मल कोई भी रिएक्शन में यही होता है। रेट जो होता है वो माइनस dr/dt होता है, जो कि हमने पहले रेट के बारे में पता था कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम होते रहते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt, और वो इक्वल होगा k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ r की पावर 0। कंसनट्रेशन ऑफ r की पावर 0 क्यों? क्योंकि ऑर्डर इस बार 0 है। 0 ऑर्डर का मतलब r की पावर भी 0 रहेगी। किसी भी चीज़ की पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब माइनस dr/dt जो है वो k के बराबर हो गया। हमने क्या करा, माइनस का साइन इधर फेंका, dt को इधर मल्टीप्लाई में भेजा, तो dr इज इक्वल टू माइनस k dt हो गया, ठीक है। सिंपल है, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे और माइनस इधर आ गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इन दोनों इस रिएक्शन को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। dr की इंटीग्रेशन होगी r, k डी माइनस k dt की इंटीग्रेशन, k तो बाहर आ जाएगा, dt की इंटीग्रेशन होती है t प्लस कांस्टेंट। आप लोग नॉर्मली जो मैथ्स वाले नहीं है वो कांस्टेंट नहीं समझ पाएंगे, बट हाँ हर इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट होता है जो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे फिजिक्स में, बट नॉर्मली आपको लिखना होता है, ठीक है। तो r कंसनट्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अब मान लो कि हम टाइम t इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं। टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब इनिशियली रिएक्शन को देख रहे हैं। इनिशियली रिएक्शन में जो अभी जो कंसनट्रेशन है r की, वो इनिशियल कंसनट्रेशन r0 ले सकते हैं उसे, ठीक है। तो एट t इक्वल टू 0 r की जगह पे हम r0 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में r की जगह पे r0 लिखेंगे, t की जगह पे 0 लिखा है, इसका मतलब ये पूरा तो 0 हो गया, इज इक्वल टू सी। इसका मतलब r0 c के बराबर है, कब? t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 0 पे r0 ही कांस्टेंट के बराबर है, ये कांस्टेंट है c, ठीक है ना। तो r0 इज इक्वल टू सी है, तो इसी को पुट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। c की जगह पे r0 लगा देते हैं, इक्वेशन बन जाएगी कंसनट्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0। माइनस के टी उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, r इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। के टी इज इक्वल टू r0 माइनस r, के इज इक्वल टू r0 माइनस r बाई टी, और ये हमारा आ गया आपका 0 ऑर्डर का कांस्टेंट, ठीक है। के इज इक्वल टू r0 माइनस r बाई टी। सिंपल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफाई करके ये हम आपके के की वैल्यू निकाल दिए। तो 0 ऑर्डर का अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि वाई एक्सिस पे हम कंसनट्रेशन ऑफ r ले रहे हैं, रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन, और इधर एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं। ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ये नीचे को आ रहा होगा ग्राफ, क्योंकि रिएक्टेंट जो मतलब कंसनट्रेशन के साथ साथ कम होता रहता है। ये पॉइंट जहाँ पे वाई एक्सिस पे टच हो रहा है उसे हम r0 कहेंगे, और स्लोप k जो है वो माइनस ऑफ स्लोप है, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है इसलिए k नेगेटिव स्लोप के बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 0 ऑर्डर में ग्राफ बनाओ, आप कंसनट्रेशन वैसे टाइम का ग्राफ बनाओ, बना दोगे। आपसे पूछेंगे इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट होता है वो पॉइंट जो वाई एक्सिस पे टच हो रहा है, और इंटरसेप्ट हो रहा है इस बार r0। स्लोप क्या है, k अगर माइनस स्लोप के बराबर है तो स्लोप क्या है, माइनस के बराबर, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो अगर एक रिएक्शन है 2NH3 गिव्स N2 + 3H2, जो कि एक नॉर्मल अमोनिया की ब्रेकडाउन है, और ये जो है असलियत में 0 ऑर्डर रिएक्शन है। बच्चे क्या करते हैं, मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ, ऑर्डर में फिर बताया था कि पावर जो है वो 2 लगा देते हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है। ऑर्डर निकालने के लिए बेटा रेट लॉ में k इंटू रिएक्टेंट्स जो होता है उसमें ऑर्डर निकालने के लिए आप डायरेक्टली 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ऑर्डर 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो NH3 की पावर 0 ही रहेगी। अगर आपने यहाँ 2 लगा दिया तो इट इज़ रॉन्ग, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ही नहीं है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन है। और NH3 की पावर 0 इज इक्वल टू रेट जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट के बराबर है और कुछ भी नहीं। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट हो, ऑर्डर में वो कोएफिशिएंट लगे ज़रूरी नहीं है। कभी बार दिख भी सकता है सेम, कभी बार नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ 2 है देखो कोएफिशिएंट, बट यहाँ पे ऑर्डर जो है वो 0 है। क्लियर है बात? ये है हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर की तरह ही अपनी फर्स्ट ऑर्डर की भी एक छोटी सी डेरिवेशन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो है, मतलब रिएक्टेंट्स की जो पावर है वो 1 होगी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, कोई भी नॉर्मल रिएक्शन है। रेट जो है वो माइनस dr/dt होता है, डी ऑफ r की कंसनट्रेशन अपॉन dt। माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा कम होते हैं, बार बार बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। इज इक्वल टू के आर, कंसनट्रेशन ऑफ r के पावर कुछ नहीं लिखी, कुछ नहीं मतलब 1, क्योंकि 1 क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमने इन दोनों को इक्वेट करा, माइनस dr/dt इज इक्वल टू के आर, माइनस इधर लिया, r को नीचे भेजा, dt को इधर भेज दिया। सुन रहे हो, r को नीचे लगा दिया, dt को ऊपर लगा दिया, और माइनस भी इधर ले आया।
जब इंटीग्रेट करा दोनों साइड तो याद रखें कभी भी डी वी बाई वी की इंटीग्रेशन आप एल एन वी लिख सकते हो। एल एन मतलब नेचुरल लॉग, आप लोगों को पता ही है। डी वी बाई वी की इंटीग्रेशन आप एल एन वी लिख सकते हो, ठीक है। तो डी वी बाई डी आर बाई आर की इंटीग्रेशन एल एन आर हो गई, माइनस के डी टी की इंटीग्रेशन माइनस के तो बाहर आ गया, डी टी की इंटीग्रेशन टी हो गई, और साथ में एक कॉन्स्टेंट जो हमने जीरो ऑर्डर में भी लगाया था, इक्वेशन नंबर 1। एट टी इक्वल टू जीरो, इनिशियली टाइम जीरो पे आर जो है वो आर नॉट के बराबर होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर इज कंसनट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू आर नॉट। तो फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करें तो आर की जगह आर नॉट, एल एन आर नॉट माइनस के इंटू जीरो, क्योंकि टाइम जीरो है तो ये पूरा तो हट गया, एल एन आर नॉट इज इक्वल टू सी। तो सी की जगह पे फर्स्ट इक्वेशन में एल एन आर नॉट पुट कर देंगे, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी इस तरह से, एल एन आर माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। माइनस के टी होता जाके प्लस का हो गया, एल एन आर इधर आके माइनस का हो गया, के टी इज इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। एल एन क्या होता है हमारा नेचुरल लॉग। लॉग की एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एल एन या लॉग दोनों एक ही बात है। लॉग ए माइनस लॉग बी जो होता है उसको हम लॉग ए बाई बी बोल देते हैं। तो ऐसे ही हमने लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर को लॉग आर नॉट बाई आर ले लिया के टी के बराबर। तो लास्ट हमारा पॉइंट आया के टी इज इक्वल टू एल एन आर नॉट बाई आर। टी को भी नीचे फेंक दिया क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है हमें, के इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन आर नॉट बाई आर। आप लोगों को बताया नेचुरल लॉग को आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। एल एन जो होता है वो 2.303 लॉग होता है, तो एल एन की जगह लॉग लेंगे क्योंकि हमें लॉग ही सॉल्व करना आता है। तो के की वैल्यू बन जाएगी 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। ये हमारी के की वैल्यू आ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। जीरो ऑर्डर की क्या थी, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, सिंपल थी वो, इसमें बस लॉग आ गया है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अगर आपको इधर हमने पूरा लेट करा है कि इनिशियल टाइम जो है वो ज़ीरो था, अगर इनिशियल टाइम ज़ीरो ना हो कि T1 हो और फाइनल टाइम T2 हो, मतलब टाइम दो अलग अलग दे रखे हो, इनिशियल टाइम ज़ीरो ना हो, कुछ और टाइम हो, T1 और T2 हो, तो यही वैल्यू चेंज होकर कुछ इस तरह से बन जाएगी कि K इज इक्वल टू 2.303 T2 माइनस T1 लॉग इनिशियल और फाइनल था, यहाँ पे भी R1 और R2 इनिशियल और फाइनल, ठीक है। ये दो अलग अलग टाइम्स के लिए ये वाली इक्वेशन बनेगी। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसा आया है, जिस हिसाब से न्यूमेरिकल आएगा ये लगेगी तो ये लगेगी, वरना ये सब में लग जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली पुट करेंगे सॉल्व हो जाएगा। ये हमारी फाइनल या फिर जनरल इक्वेशन आ गई है के के लिए, कांस्टेंट के लिए आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो ग्राफ देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के। जीरो ऑर्डर का एक ही ग्राफ था, फर्स्ट ऑर्डर के दो ग्राफ हैं। पहला ग्राफ है एल एन आर वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है। एल एन आर वर्सेस टी ग्राफ बिल्कुल वैसा ही है जैसे आर वर्सेस टी ग्राफ था आपका जीरो ऑर्डर में। नेगेटिव स्लोप है, के इज इक्वल टू माइनस स्लोप, और इंटरसेप्ट जो है एल एन आर नॉट है। स्लोप माइनस के बराबर हो गया और इंटरसेप्ट एल एन आर नॉट के बराबर हो गया। ये तो हमारा एल एन आर वर्सेस टी ग्राफ है जो कि जीरो ऑर्डर जैसा है। पर दूसरा एक और ग्राफ है जो है लॉग आर बाय आर नॉट का ग्राफ, टी के रिस्पेक्ट में। लॉग आर नॉट बाय आर का ग्राफ अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो वो के टी इज इक्वल टू है लॉग 2.303 लॉग आर नॉट बाई आर। तो आप देखेंगे डायरेक्ट टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो ये दोनों का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। स्लोप जो है वो बाकी जो बचा के अपॉन 2.303 वो सारा आपका स्लोप हो गया। अगर इसको नीचे ले जाऊँ तो के अपॉन 2.303 आपका स्लोप हो गया। इंटरसेप्ट कुछ नहीं है क्योंकि इनिशियली शुरू हुआ है। तो ये आपके दो ग्राफ्स हैं। ग्राफ्स सारे याद करने हैं और डेरिवेशन जो भी हम कर रहे हैं वो भी आप लोगों को अच्छे से लिख के ही करनी है, बढ़िया से करनी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जैसे कि यहाँ पे रेडियम है, वो हीलियम और आर एन में टूट रहा है। तो रेट जो है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट इज इक्वल टू के और रेडियम की पावर 1, कंसनट्रेशन ऑफ रेडियम की पावर 1 क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली रेट के बराबर होता है, बट इधर के इंटू कंसनट्रेशन के ऑफ रिएक्टेंट के भी बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन करी तो अब हम उसी के साथ उसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखें। यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है N2O5 गिव्स N2N2 2NO2 प्लस हाफ O2। इसमें इनिशियल कंसनट्रेशन दे रखी है N2O5 की 1.24 10⁻², तो मैंने इसे R1 ले लिया।
और फाइनल कंसनट्रेशन दे रखी है 0.20 10 की पावर -2, इसे R2 ले लिया है। टाइम बोल रखा है 60 मिनट्स पार करें। 60 मिनट्स का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स। इनिशियल टाइम नहीं दे रखा है, इसलिए इनिशियल टाइम हमें 0 लेना पड़ेगा। आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था और के निकालना है, वो निकालना है आपका रेट कांस्टेंट। तो फॉर्मूला बताया था फर्स्ट ऑर्डर के ने के इज इक्वल टू 2.303 T2 - T1 log R1/R2। इनिशियल अपॉन फाइनल है, ध्यान रखना, फाइनल अपॉन इनिशियल नहीं है, इधर फाइनल माइनस इनिशियल है, इधर इनिशियल अपॉन फाइनल है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है इस बात का। पुट कर देंगे 2.303, T2 की जगह पे माइनस वो 3600 माइनस T1 की जगह पे 0 log 1.24 10 की पावर -2 और 0.20 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल हो जाता है, पॉइंट से पॉइंट हटता है, डिवाइड होता है, log 6.2 बच जाता है। इस पूरे को सॉल्व करके 6.2 2.303 अपॉन 3600 इंटू log 6.2। log 6.2 जो है वो आपका सॉल्व करेंगे आप लॉग टेबल से, और log 6.2 की वैल्यू आ जाएगी 0.7923। 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी 5.06 इंटू 10 की पावर -4। और इसका जो यूनिट होता है वो पर सेकेंड है, आप लोगों को पहले से ही पता है, तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के की यूनिट जो है पर सेकेंड है, ठीक है। लॉग जिसको आता है उसका तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता आप लोग एक बार विज़िट कर लेंगे, 1-2 दिन में आई विल पोस्ट वीडियो फॉर लॉग, जिससे आप लोग लॉग आराम से देख पाएँ लॉग टेबल से। जिसको आता है मैंने पहले सिखाया है वो आप कर सकते हैं, नहीं तो लॉग टेबल की एक वीडियो आ जाएगी आपके पास। तब तक डायरेक्टली सॉल्व करना है, पुट करना है आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन सा लगाना है बस। तो अब हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पर ये गैशियस फॉर्म में कर रहे हैं। पहले हम रिएक्टेंट्स को देख रहे थे, अब हम प्रेशर को देख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा फॉर्मूले में, एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि इक्वेशन है A गिव्स B + C, तो रिएक्टेंट आपका A है और B और C आपके दो प्रोडक्ट्स हैं। एट T = 0 मतलब इनिशियली जो प्रेशर था वो सिर्फ और सिर्फ A का प्रेशर था, इसे PI ले लेते हैं, P इनिशियल, क्योंकि रिएक्टेंट से तब प्रोडक्ट बने ही नहीं थे, तो प्रोडक्ट्स का कोई भी प्रेशर होने की कोई सवाल ही नहीं है। कुछ टाइम के बाद एट T = T A में से कुछ कम होगा प्रेशर और B और C में वही प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली एट T = 0 P टोटल जो था वो सिर्फ A का प्रेशर था, क्योंकि B और C में तो कोई प्रेशर था ही नहीं, तो P टोटल P इनिशियल के बराबर था। कब? एट T = 0। पर T = T पे P टोटल जो है वो PA + PB + PC होना चाहिए। PA है माइनस PI माइनस X, PB है X और PC है X, सबको ऐड करेंगे, एक X से एक X माइनस हो जाएगा, तो P टोटल हमारा बन जाएगा सिंपल टर्म्स में PI + X। क्या करा, पहले भी हम इधर हमने तीनों को इक्वेशन को तीनों को ऐड करा है, और ऐड करके माइनस से एक प्लस एक्स कट जाएगा, PI + X बच जाएगा P टोटल। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, X की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने समझ लो ना क्या करा, हमने सबसे पहले लिया एक इक्वेशन, उसमें पहले इनिशियल प्रेशर्स फिर फाइनल प्रेशर्स, फाइनल प्रेशर से X की वैल्यू निकाल रहे हैं कि कितना कम हुआ होगा A में से, तो PI को उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, X = PT - PI। तो अब हम प्रेशर ले रहे हैं A का, फाइनली PI - X में X की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो PA जो है वो PI - X है, ये रहा, और X की वैल्यू है PT - PI। तो PI क्योंकि माइनस का है तो ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -PT + PI। PI और PI 2 हैं तो इसलिए 2PI - PT। हमने प्रेशर ऑफ A, फाइनली प्रेशर ऑफ A निकाल दिया है जो कि है 2PI - PT। तो इससे हमें पता चला कि प्रेशर ऑफ A, इनिशियल प्रेशर ऑफ A जो था वो था PI के बराबर, और फाइनल प्रेशर ऑफ A जो है वो है 2PI - PT के बराबर। PA' को इनिशियल प्रेशर ले लो, PA को फाइनल प्रेशर ले लो, अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो, लेट कर लो PA' = इनिशियल प्रेशर ऑफ A और PA जो है फाइनल प्रेशर ऑफ A। सेम वही फॉर्मूला जो हमारे पास K का फॉर्मूला था, K = 2.303/T log R0/R, R0 वॉज इनिशियल और R वॉज फाइनल, तो इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, क्योंकि बस प्रेशर के फॉर्म में है, तो K = 2.303T/T log इनिशियल प्रेशर था PI, फाइनल प्रेशर था 2PI - PT। और ये हमारा हो गया
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, बट प्रेशर की फॉर्म में। अब आपको पूरी डेरिवेशन करने की ज़रूरत तो है वैसे अलग से, बट अगर क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करोगे, सॉल्व करोगे, ऊपर का कुछ भी दिखाने की ज़रूरत कोई है ही नहीं। बाकी क्वेश्चन के उसमें देखते हैं कि क्या करना है। तो प्रेशर वाले के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये एग्जाम्पल नंबर 4.6 है, और इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक रिएक्शन है 2N2O5 गिव्स 2NO2 + O2। इनकी बहुत कॉमन रिएक्शन है, सब में यही दे रखी है। पी टोटल इनिशियली था 0.5 और पी टोटल फाइनली बाद में 100 सेकेंड्स के बाद, मतलब t = 100 हो गया, 0.512 हो गया। पूछा है k क्या है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे वही इक्वेशन 2N2O5 प्लस गिव्स 2NO2 + O2, और इसमें हम क्या करेंगे, इनिशियली तो सिर्फ NO2 की ही N2O5 का ही प्रेशर होगा, तो 0.5 जितना था वो सारा का सारा इसी का था, इन दोनों का कोई भी प्रेशर नहीं था। बट 100 सेकेंड्स के बाद 0.5 - 2x। अब ये -2 क्यों बोला मैंने, अभी मैं लिख भी देता हूँ, पर मैंने -2 क्यों बोला, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उतना x माइनस होता है। इधर 2 है ना, तो 2x माइनस होगा, इधर भी 2 है तो 2x प्लस होगा, और इधर एक ही मोल है तो x प्लस होगा। समझ रहे हो, -2x क्यों, क्योंकि 2 मोल है, +2x क्यों, क्योंकि 2 मोल है, इधर एक ही मोल है तो x आ गया। जितने मोल्स होंगे उसके हिसाब से आप करेंगे। तो P टोटल जो होगा वो इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर होगा। P टोटल = 0.5 - 2x इसकी जगह, प्लस 2x प्लस x, 2x से और -2x कट जाएगा एक दूसरे को, तो P टोटल जो अब है हमारे पास 0.512 वो बराबर होगा 0.5 प्लस x की। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0.012, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमारे को PA इनिशियल आ गया, जो इनिशियल प्रेशर था 0.5, और PA फाइनल आ गया 0.5 - 2x। 0.5 - 2x क्या है, 0.012। इसको सॉल्व करेंगे, 0.5 - 0.024 और मल्टीप्लाई करेंगे 0.0476। k की वैल्यू लगाएंगे, k = 2.303/t है 100 log इनिशियल बाय फाइनल। ठीक है, पहले आप 0.56 को डिवाइड करोगे, 0.5 को डिवाइड करोगे 0.476 से, और सबको सॉल्व करके जो लॉग आएगा टोटल सॉल्व करोगे और आंसर आएगा आपका 4.98 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड। लॉग को पहले ये डिवाइड करना पड़ेगा, फिर लॉग की जो वैल्यू आएगी उसे पुट करके इससे डिवाइड करके फिर सॉल्व होएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपको करना पड़ेगा। बस यहीं तक है ये क्वेश्चन। मैं दोबारा से बता दूं, पहले आप लोगों ने इनिशियल प्रेशर रखा, फिर फाइनल में जितने मोल्स है उतना कम, जितने मोल्स है उतने ज़्यादा करने। टोटल प्रेशर को इक्वेट रखा, x की वैल्यू आ गई। इनिशियली PA की वैल्यू थी 0.5, फाइनली PA की वैल्यू ये है -2x - 2x की वैल्यू लगाई, आ गई, पुट करा इक्वेशन में इनिशियल अपॉन फाइनल 2.303/t log इनिशियल अपॉन फाइनल। सिर्फ रिएक्टेंट्स के देखने, तो हम सिर्फ रिएक्टेंट के देखने, प्रोडक्ट के तो देखने ही नहीं है। इनिशियल अपॉन फाइनल पुट किया, लॉग की वैल्यू निकाली, मल्टीप्लाई की, इससे सॉल्व होके आंसर। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो k हमेशा पर सेकेंड आएगा।